या मैसेज आए कि मैं ये लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, तो उनसे रिक्वेस्ट करना सभी लोग कि सर लेक्चर 1:45 टू 5 के शेड्यूल 4:45 के शेड्यूल्ड है प्रॉपर। ठीक है, तो आप लेक्चर या तो 1:45 के पहले ले लीजिए या फिर 4:45 के बाद में लीजिए। ठीक है, आज मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा उनका लेक्चर नहीं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दैट्स वाई आप लोग भी परेशान हुए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं अपन। ठीक है, तो इस वजह से उनका लेक्चर नहीं हो पाया आज। अब वो जो आज उनका लेक्चर है वो आज ले नहीं पा रहे हैं 4 to 4:45 वाला, तो वो किसी और दिन शेड्यूल करेंगे, हो सकता है कल परसों में कभी भी शेड्यूल करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बात कर लीजिएगा उनसे, आज का लेक्चर नहीं हो पा रहा है उनका। ठीक है, ओके अपन सर। स्टार्ट करते हैं। मेरे सिस्टम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट रुको सभी लोग। लास्ट लेक्चर जो आप लोगों के हुआ था उसमें आर्डिन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने। सभी को समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? करके देखे कि नहीं देखे करके क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दिया था मैंने शायद सॉल्व करने को आप लोगों को। हेलो, क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था क्या एक कोई सा? नो सर। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने को दिया था? चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं आगे का अगला टॉपिक। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक टॉपिक आपको खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक टॉपिक जो प्रिपेयर करना है स्क्रीन शेयर है, ठीक है। हाँ चलो, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, ढंग से लिख लीजिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको कुछ 8 से 9 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद करना है सभी को, तो ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है सभी लोग। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है, कि इसमें है क्या। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। यूनियन ऑफ two language is regular कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज रेगुलर है मेरे पास में, यहाँ पे कोई लैंग्वेज रेगुलर है, L1 कोई लैंग्वेज है वो रेगुलर है, और L2 कोई लैंग्वेज है वो भी रेगुलर है। L2 कोई लैंग्वेज है वो भी रेगुलर है। तो L1 और L2 रेगुलर हैं, तो जब इनका यूनियन करूंगा, L1 यूनियन L2 करूंगा, तो वो क्या होगा? वो भी रेगुलर होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा? रेगुलर होगा। ठीक है, जब L1 यूनियन L2 करूंगा तो वो भी क्या होना चाहिए? रेगुलर होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलरिटी?
ठीक है। तो रेगुलर अभी अपन ने पंपिंग लेमा नहीं देखा है, उससे पहले रेगुलर का मतलब समझा दूँ। रेगुलर का मतलब ये होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ, रेगुलर मीन्स व्हाट, जिसका ऑटोमेटा डिजाइन हो जाए। क्या बोल रहा हूँ, जिसका ऑटोमेटा क्या हो जाए, डिजाइन हो जाए, वो रेगुलर होता है। जिसका ऑटोमेटा क्या हो जाए, डिजाइन हो जाए, वो रेगुलर कहलाता है। ठीक है। जैसे L1 लिया मैंने a⁻², तो इसका ऑटोमेटा डिजाइन हो जाएगा। और L2 लिया a⁴। तो जब a⁴ यूनियन a⁴ करेंगे, यूनियन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो a2 प्लस a4 करेंगे, तो इसका भी ऑटोमेटा अपन डिजाइन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इसका ऑटोमेटा डिजाइन कैसे होगा, एक बनाया a, देन फिर a, और एक 4a वाला बनाना था, फर्स्ट a, सेकेंड a, थर्ड a और फोर्थ a। ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, ये भी रेगुलर हो रहा है। ठीक है। तो इसका मैं ऑटोमेटा डिजाइन कर पा रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये क्या हुई, ग्रामर क्या है, रेगुलर है। थोड़ा समझ में आया। रेगुलरिटी मीन्स व्हाट, रेगुलर मीन्स व्हाट, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिसका ऑटोमेटा डिजाइन हो जाएगा वो क्या है, ग्रामर रेगुलर होगी। ठीक है। आया समझ में। तो अभी L1 में कोई ग्रामर है वो रेगुलर है, और L2 भी कोई ग्रामर है वो दोनों रेगुलर है, तो L1 इन L2 क्या होगा, रेगुलर होगा यहाँ पे। आया समझ में सभी को। ठीक है। तो अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि हम रेगुलरिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। पर अभी सिंपल वर्ड देखो, रेगुलर मीन्स व्हाट, जिसका ऑटोमेटा क्या होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर। यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस, यहाँ पे रेगुलर वर्ड लगाना जरूरी है। यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर। ठीक है। तो जब भी दो रेगुलर लैंग्वेज को अपन यूनियन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रेगुलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगला एग्जांपल लिया a⁴n, और अगला एग्जांपल लिया b⁴n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला का एग्जांपल है a⁴n एंड b⁴n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a⁴n क्या रेगुलर है क्या, हाँ है। a⁴n रेगुलर है मेरे पास में, क्योंकि a का अपन नंबर ऑफ ए बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए कैसे बना सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे बना दिया, नंबर ऑफ ए बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। नंबर ऑफ बी भी डिजाइन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बी भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे a⁴n और b⁴n का जब यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, ये आएगा आंसर। ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करेंगे अपन, इसका ऑटोमेटा डिजाइन ही नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैसे क्या है, यहाँ पे जो ये n है और ये वाला जो n है ये नॉट इक्वल टू है ना। यहाँ पे मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ का साइड का। जैसे मैंने बनाया a⁴n, ये a बनाया है यहाँ पे, और ये बनाया b यहाँ पे बनाया। अब मैंने क्या लिखा, a⁴n b⁴n जो है वो रेगुलर है, यूँ बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, a⁴n और b⁴n क्या है, रेगुलर है। तो ये दोनों रेगुलर है, कैसे होंगे, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं इसको a⁴n b⁴n बोल दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये वाला जो n है, ये नंबर ऑफ n ये अलग है, और नंबर ऑफ m क्या है, अलग है। मतलब इसको n लिखूं, ये जो n दोनों है ना, ये नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे मे भी इक्वल हो, तब मतलब a की वैल्यू भी अपन बना सकते हैं और b की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको और समझ में आएगा अभी अगले टॉपिक से। अब ये प्रॉपर्टी देख लो, मतलब जहाँ पे n की टर्म में बात हो रही है, वो वाले टर्म में रेगुलरिटी निकालना थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। वो कैसे होगा देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दो लैंग्वेज रेगुलर हो तो उनका ऑटोमेटा जब यूनियन करेंगे तो वो भी क्या होगी, रेगुलर ही होगी हमेशा। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास में यहाँ पे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर। क्या बोला, दो रेगुलर लैंग्वेज है L1 इंटरसेक्शन L2 निकालूं तो वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो L1 निकाला मैंने यहाँ से, L1 निकाला, वापस से a² लिखा, L2 लिखा, a⁴ लिखा। इनका जब इंटरसेक्शन करूंगा मैं, इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, इंटरसेक्शन करने पे आंसर क्या जाएगा मेरे पास में, जो भी आंसर आया, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, a⁴ आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सेट्स में, यहाँ पे लिखा है 2 4 5 और यहाँ पे लिखा है 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 4 आंसर आएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन ये हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, a² आंसर आ गया जैसे। तो इसका भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है। ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो जब मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा तब भी क्या होना चाहिए,
रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास में यहाँ पे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, मेरे पास में लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर, मतलब लिखा है ए लिखा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए टू ए का बार हो गया, मतलब जो ए में अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक सेट है, तो यहाँ पे मान लो ए ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। ठीक है, तो अगर सेट के टर्म में बात करूँ तो यहाँ पे अगर ये ए है तो ये क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो अब जैसे ए टू द पावर 2 लिखा मैंने अगर लैंग्वेज, तो अगर ये रेगुलर है तो ए टू द पावर के अलावा जो भी बचा हुआ है, मतलब ए टू द पावर माइनस लैंग्वेज है ना, ये भी क्या होगा, रेगुलर ही होगा। ये इसको ऐसे बोलूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो क्या बोलूँगा, यहाँ पे रिक्शा लिख सकते हैं लैंग्वेज माइनस रेगुलर ए टू द पावर स्क्वायर, ए टू पावर ए टू पावर 2 के अलावा जो भी लैंग्वेज मेरे पास में लैंग्वेज आई, जो भी लैंग्वेजेस आई वो भी क्या होंगी, रेगुलर ही होंगी। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ। देन फोर्थ है L1 minus L2 in difference of two regular language is regular, difference of two regular language is regular। L1 in L1 minus L2 करूँ तो आंसर क्या आएगा, हमेशा रेगुलर ही आएगा। जो भी मेरे पास में कंडीशन बचेगी वो क्या बचेगी, रेगुलर ही आएगी मेरे पास में यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन है रिवर्सल ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। रिवर्सल किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का रिवर्सल करें अपन, उसका उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, मतलब जैसे मैं उसका क्या निकालूं यहाँ पे, इसको डिलीट कर दूं यहाँ से। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, मैं इसे थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ बेसिकली पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने को यही लिखना है। रिवर्सल ऑफ रेगुलर लैंग्वेज जैसे तो प्रूफ निकालने को बोलेंगे, तो प्रूफ में क्या लेना है, जैसे लैंग्वेज ले ली एक L1 L2 ले लिया, दोनों का यूनियन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेगुलर होगा, ऐसा लिखना है अपने को वहाँ पे, है ना। ठीक है, मैं आपको इसका नोट दे दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो आप कोई सी बुक में देखेंगे आपको दिख जाएगा आराम से, टॉपिक बहुत इजीली मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या बोला, नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैंने क्या ली, कोई लैंग्वेज ली है ना, लैंग्वेज ली और उसका क्या कर दिया, लैंग्वेज ली उसके बाद में क्या कर दिया, उसका रिवर्सल कर दिया, यहाँ पे रिवर्सल परफॉर्म करा दिया अपन ने। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रेगुलर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेके करते हैं, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी और एक स्ट्रिंग है बी बी, W1 W2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, W1 W2 के फॉर्म में लिखा हूँ, W1 है ए बी और W2 है बी बी। ठीक है, एक काम कर, W1 ए बी ये वाली लिखते हैं और बी बी के अलग ले लेते हैं, ये वाली हटा देते हैं यहाँ पे। ये W1 है मेरा, एक सेकंड रुको, ये W1 है, ये W2 है, तो W2 है मेरा ट्रिपल बी ए एंड डबल ए यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे। तो W1 का अगर मैं यहाँ पे, और मेरा जो केस था वो क्या था, W इक्वल टू W1 W2, तो ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं W1 का रिवर्सल लूंगा तो जो वैल्यू लिखी हुई है जस्ट अपोजिट आएगी, तो ए बी की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बी ए, और बीबी की क्या हो जाएगी डायरेक्टली यहाँ पे, ए ए। बीबी की क्या हो जाएगी डायरेक्टली, जहाँ पे ए का प्लेस था वहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, और बी के प्लेस पे क्या हो गया, ए हो गया। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, W2 का रिवर्सल निकालता हूँ। तो W2 का रिवर्सल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी ए है तो एक ट्रिपल ए बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बी। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 का रिवर्सल और W2 का रिवर्सल, तो ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है, देखो ए बी, देखो यहाँ पे अब कौन कौन सी स्ट्रिंग बची मेरे पास में, बी ए आया आंसर, बी ए रेगुलर है, हाँ है, जैसे ए बी रेगुलर था, ए बी का ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है, वैसे बी ए का ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है। यहाँ पे पहले बी बी का ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता था, अब क्या होगा, ए का ऑटोमेटेड डिजाइन हो पाएगा। यहाँ पे पहले ट्रिपल बी ए का डिजाइन हो पा रहा था, यहाँ पे अब ट्रिपल ए बी का डिजाइन हो सकता है।
और यहाँ पे डबल बी का डिजाइन होता, यहाँ पे डबल ए का डिजाइन हो सकता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बी का डिजाइन हो पा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये वाला ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है इसका। दैट्स वाई ये क्या होगा, ये वाली ग्रामर भी क्या होगी, रिवर्सल भी क्या होगा, रेगुलर ही होगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन रिवर्सल में? कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एल माइनस हो गया, एल माइनस एल डैश माइनस एल हो गया, इन सिंपल। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एल जो पर्टिकुलर, ये जैसा मेरा एल था यहाँ पे तो ये एल डैश हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन रिवर्सल में क्या बोल रहा है यहाँ पे, वैल्यू जो सपोज ए की जगह रिप्लेस हो गई बी और बी की जगह रिप्लेस हो गया ए, बी की जगह रिप्लेस हो जाएगा ए रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिवर्सल बोल रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है द क्लोजर ऑपरेशन ऑन ए रेगुलर इज रेगुलर। क्लोजर ऑपरेशन मीन्स व्हाट, एल लिया मैंने यहाँ पे, L1 और L2 है। ठीक है, अब रेगुलर मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास दो लैंग्वेज है, अब इनका क्या किया, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया R1 R2। जैसे L1 की कोई ग्रामर है, L1 की ग्रामर है R1 और L2 की ग्रामर है R2, तो इसको क्या लिख रहा हूँ, L इक्वल टू लैंग्वेज R1 R2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा, मतलब कुछ क्लोजर ऑपरेशन परफॉर्म किया अपन ने। ऑपरेशन मीन्स व्हाट, जैसे कोई स्ट्रिंग है, एल है मेरे पास, ग्रामर है A⁴ और बी L2 है मेरे पास में यहाँ पे A⁴, तो मैंने यहाँ से ले लिया फॉर एग्जाम्पल A⁴ और A⁴। जब इनका क्लोजर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तब भी क्या होगा, मेरे पास में जो ऑटोमेटेड डिजाइन उसका भी इजीली हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, A⁴ तो इसका ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है अपने पास में। ठीक है, दैट्स वाई ये भी क्या है, रेगुलर है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, सभी लोग इसको है ना, क्या नाम से, बुक में से इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद करिए। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, होमवर्क का टॉपिक है आप लोगों के लिए, मतलब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ये सभी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, आता भी है एग्जाम में, पर बहुत इजी है, कुछ उसमें ऐसा करने जैसा नहीं है ना। तो ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं पंपिंग लेमा ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा और रेगुलर लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा का मतलब क्या होता है, पंपिंग लेमा का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा मेरे से, कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दे दिया और मुझे एक स्ट्रिंग दे देंगे, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि इज इट रेगुलर और नॉट, इट इज रेगुलर और नॉट। तो जब भी रेगुलर फाइंड आउट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पंपिंग लेमा का यूज करते हैं, इट इज रेगुलर और नॉट। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे अपने से कि ये ग्रामर जो है वो रेगुलर है या नहीं है, जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो रेगुलर है या नहीं है। तो जब भी अपने को रेगुलरिटी फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे, हमेशा पंपिंग लेमा का यूज करेंगे। सबसे पहले तो क्या अपन देखेंगे क्वेश्चन में कि उस क्वेश्चन का ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है क्या, ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है क्या। अगर ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है तो ग्रामर क्या होगी, हमेशा रेगुलर होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A⁴ वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा n की वैल्यू एक काम करता हूँ 0 रखता हूँ, जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 भी रख सकते हैं अपन क्वेश्चन में, n इक्वल टू 1 मैंने वहाँ पे पुट किया, मतलब 1 वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको मैं। तो अब इसका ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नल, मेरे पास में कुछ वैल्यू नहीं आई। n इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या आ गया A²। n इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा A⁴। ठीक है, इस वे में चलेगा, मतलब ये क्या चल रहा है, A⁴n चल रहा है, 2n चल रहा है हमेशा। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करूंगा, इनिशियल पे ही फाइनल, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो रहा है। देन फिर A² है तो पहला A आया, देन सेकेंड A आया यहाँ पे, फिर A⁴ 1 2 3 4, तो मैं इसका ऑटोमेटा डिजाइन कर पा रहा हूँ, मतलब A⁴2n का ऑटोमेटा डिजाइन हो रहा है मुझसे। मीन्स ये क्या है, A⁴2n जो है वो क्या है, रेगुलर है। A⁴2n क्या है, रेगुलर है यहाँ पे।
ठीक है। तो अपने को हमेशा ऐसे कर करके देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे बिना कोई मैथोलॉजी के कि रेगुलर है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड डिजाइन हो पा रहा है। यहाँ पे लिख लो सभी लोग ये वाला क्वेश्चन, ये लिख लेना थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिख देना यहाँ पे कि ऑटोमेटेड डिजाइन है, दैट्स वाई क्या है, रेगुलर है, Q1 है, यहाँ पे Q2 है। लिख रहे हो क्या आप लोग? बोलिए, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? नहीं तो कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। यस सर, लिख रहे हैं। ओके ओके, चलिए लिखिए। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट अपने जो इसमें लिखना है, अब ये तो क्वेश्चन अपन ने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया यहाँ पे, पर पंपिंग लेमा जो मेथड है वो कुछ अपने को स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक मैथोलॉजी फाइंड आउट की हुई है इसके अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप सभी लिखिए, थ्योरम का एक पॉइंट लिखिए सभी लोग। लेट एल बी अ रेगुलर सेट, लेट एल बी अ रेगुलर सेट। थ्योरम लिखिए, वहाँ पे थ्योरम हेडिंग डालिएगा। पंपिंग लेमा की थ्योरम जो है फॉर रेगुलर लैंग्वेज, वो क्या है? एल बी अ रेगुलर सेट एंड देयर इज अ कांस्टेंट एन, एल बी अ रेगुलर सेट, एल बी अ रेगुलर सेट एंड then there is a constant n, then there is a constant n such that if z is any word in L, if z is any word in L and मीनिंग समझा रहा हूँ, पहले लिख लो सब लोग। z is greater than equal to n, z is greater than equal to n, then we can write z equal to u, z equal to u v w such that uv is less than equal to n and v is greater than equal to 1 for all। ये स्टेटमेंट जल्दी से कॉपी कीजिए। फॉर ऑल i इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u v टू द पावर I w is in L, is in L। ठीक है, ये मेन है यहाँ पे, है ना, u v टू द पावर I w। ठीक है, किसी को कुछ राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। माउस से लिखता हूँ तो इतना क्लियर नहीं है, क्लियर क्या, बहुत ही गंदा दिखता है वो एक्चुअली में, पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो पूछ लेना।
हो गया, हो गया, कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारे स्टेटमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे कि L in such that if Z is any word in L and Z is greater than equal to 1, we can write Z equal to UW such that UV is less than equal to N, V is greater than equal to 1 for all I is greater than equal to 0, U V to the power I W is in L। अब इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं अपन। तो इसका मीनिंग में क्वेश्चन से लेके सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास x to the power n, एक काम करो x की फॉर्म में मतलब, क्वेश्चन है मेरे पास में a to the power n b to the power n is रेगुलर और नॉट, ऐसा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, रेगुलर और नॉट। तो दो मेथड बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताऊंगा, दो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट मेथड लिखना है अपने को, इसमें अपने को केसेस बनाने हैं। ठीक है, केसेस कैसे बनाने हैं, मेरे पास में क्या है, कोई सी भी लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज क्या है मेरे पास में यहाँ पे a टू द पावर n b टू द पावर n, क्या है केस मेरे पास में a टू द पावर n b टू द पावर n। तो मैं इस जो भी अपने पास गिवन है उसको अपन तीन फॉर्म में डिवाइड कर लो, u v w के फॉर्म में। आपको बुक में हो सकता है x y z भी लिखा हो, तो बात एक ही है, u v w लिखो, x y z लिखो, a b c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको क्या है फॉर्मूला, तीन वर्ड मतलब जो भी अपने को वैल्यू दी गई है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। तो क्या लिखा है, a टू द पावर n b टू द पावर n। तो इसको अपन केस बनाएंगे, तो फर्स्ट केस बनाते हैं अपन यहाँ पे। ये फर्स्ट मेथड लिखी थी यहाँ पे मैंने। ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे कि अपन क्या है, u v w के पार्ट में डिवाइड करो। तो पहले मैं a को तोड़ देता हूँ। तो a को तोड़ दिया मैंने कैसे, a टू द पावर n माइनस एल और a टू द पावर l। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें, a टू पावर n माइनस एल और a टू पावर l कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया u, ये हो गया v और ये हो गया w। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसको अपन क्या करना है, u v w के फॉर्म में तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। उसने बोला तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। और क्या बोला कि जो ये u है, ये v है और ये w है, तो उसने बोला u और v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमेशा अपने पास में लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। सॉरी, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिखा देखा, आप लोगों को देखना एक बार, यहाँ पे लेस देन है। अगर ग्रेटर देन लिखा हो तो चेंज कर लेना, इसको लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है, तो एन मतलब जो भी वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, और v ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। तो उसने अगर ऐसा बोला कि ऐसा अगर है तो u v टू द पावर आई डब्ल्यू कर देंगे अपन यहाँ पे इसको। मतलब ये जो v वाला पार्ट है ना, इसको अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे, a n माइनस एल a टू द पावर l, और इसके ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, i सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये है b टू द पावर n यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल i इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। i इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या हो गया, n माइनस एल, और ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर l की पावर क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा b टू द पावर n। मीन्स क्या हो गया, a टू द पावर n माइनस एल और b टू द पावर n। ये बेसिकली जो आंसर आया मेरे पास में, करा कुछ भी नहीं है मैंने, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। जो मिडिल वाला पार्ट था उसको उसकी पावर में आई लगा दिया, फिर आई इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो मेरे पास में ये स्ट्रिंग बन गई a टू द पावर n माइनस एल और b टू द पावर n। और ये स्ट्रिंग जो है ये अपने क्वेश्चन को मैच कर रही है क्या, ये जो स्ट्रिंग है ये क्वेश्चन को मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही मैच। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो थे वो क्या थे, इक्वल थे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है क्या, ये एन एन है यहाँ पे क्या था, एन एन था। यहाँ पे एन एन इक्वल है क्या, नहीं है एन एन इक्वल। दैट्स वाई ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इसको बिलोंग नहीं कर रही है। दैट्स वाई ये ग्रामर रेगुलर नहीं है। दैट्स वाई इट्स नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। ठीक है, ये वाला ये केस वन हुआ। लिख लो ये लोग, सब सभी लिख लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट।
कंटिन्यू करें, लिख लिया सभी ने। अब केस 2 डिजाइन करूंगा मैं यहाँ पे, तो रब कर दो ये वाला पूरा। ये केस 1 था मेरा यहाँ पे, अब केस 2 देखते हैं। ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा, इससे इजी बताऊंगा, पर ये वाली ध्यान रखो, सभी बुक में ये वाली मेथड पे लिखी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। ठीक है, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ। पहले किसको डिवाइड किया था अपन ने, ए को डिवाइड किया था। अब मैं बी को डिवाइड कर देता हूँ, तो बी को डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस एल, कुछ भी एक वर्ड ले लिया यहाँ पे मैंने, एल पुट कर लिया और बी टू द पावर एल कर लिया। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एल माइनस एन और एन, ऐसे कुछ, मतलब इस तरीके से कि जो वैल्यू है वो एज इट इज एक ही बन जाए। अब मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया आई यू बी टू द पावर आई डब्ल्यू। ठीक है, ये है यहाँ पे। अब मैंने आई इक्वल टू फिर पुट कर दिया 0, तो क्या हो गया, ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एल। ये अगेन ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पे एन है और यहाँ पे एल है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, दैट्स वाई ये वाला स्ट्रिंग भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मुझे। ठीक है, केस 3 देखते हैं। केस 3 में एक काम करते हैं, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन, दोनों को तोड़ देते हैं, मतलब इसको कुछ इस वे में कर लेते हैं। ये रफ कर दूं, अब नेक्स्ट है मेरे पास में केस 3। तो केस 3 में क्या करा मैंने, ए टू द पावर एन माइनस एल बी टू द पावर एल और बी टू द पावर एन माइनस के और बी टू द पावर के, इस वे में कर लिया। अब बीच वाले को, इसको क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे आई मान लिया। ठीक है, आप किसी बी को बी टू पावर एल को ही मान सकते थे, बी टू पावर एन माइनस के को ही मान सकते थे, बीच में किसी वैल्यू को अपन आई मान सकते हैं, लेकिन आई की वैल्यू क्या होना चाहिए वहां पे, हमेशा जो वैल्यू क्या हो ज्यादा होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, 1 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो आई इक्वल टू 0 पुट किया। आई की वैल्यू आप ज्यादा भी पुट कर सकते हैं, जैसे आई इक्वल टू मान लो इसमें मैंने पुट कर देता हूँ 2 फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने वैल्यू क्या पुट कर ली 2, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एल बी टू द पावर एल बी टू द पावर एन माइनस के टू द पावर 2 और बी टू द पावर के, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस वैल्यू पुट करने के बाद में मैंने देखा यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग नई क्रिएट हुई, तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 2l या बी टू द पावर एल स्क्वायर 2l होगा, सॉरी, बी टू पावर 2l और बी टू पावर 2n माइनस 2k। ठीक है, तो ये भी क्या सेटिस्फाई करेगा क्या, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग एकदम अलग हो गई और ये स्ट्रिंग यहाँ पे बी डबल हो जाएंगे, यहाँ पे बी भी 2 टाइम्स हो जाएंगे यहाँ पे सारे। जब इसको कंबाइन करेंगे अपन तो बी क्या हो जाएंगे, हमेशा 2 टाइम्स हो जाएंगे। कैसे, ए टू पावर एन माइनस एल और बी टू पावर 2l हो जाएगा यहाँ पे। तो 2l माइनस एल क्या हो जाएगा, ए टू पावर एन माइनस एल ही बचेगा मेरे पास में यहाँ पे, और ये बचेगा बी टू पावर एन माइनस 2n माइनस 2 के, और ये हो जाएगा बी टू पावर 2n समथिंग कुछ। आप जब इसको पूरा सॉल्व करना है इसको, तो आपको देखना है पूरा फॉर्मूला कुछ अलग ही मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो ये किसको सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स वाई अपन सारे केसेस लिख लिए, तो लास्ट में लिखेंगे अपन बिकॉज ऑल 3 केसेस नॉट सेटिस्फाई, दैट्स वाई लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ओके, ये एक मेथड थी सिंपल, सबसे सिंपल। ये मतलब एक मेथड ये वाली थी कि जब आप क्या कर रहे हो, बुकिश तरीके से, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहे हो। आया समझ में सभी को, कॉपी कर लो सभी लोग, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। सर थर्ड केस नहीं आया समझ। थर्ड केस में कुछ भी नहीं है, जैसे ये जो वैल्यू है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक मतलब ए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे बीच में कोई सी वैल्यू, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने बी किसी एक को ही क्यों अस्यूम किया, बी आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे मेरे पास पार्ट कितने बन रहे हैं, ए टू पावर एन माइनस एल बी टू पावर एल बी टू पावर एन माइनस के और बी टू पावर के। अब इसमें किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो और किसी को भी w मान लो। तो मैंने अभी यहाँ पे इसको v मान लिया था, आप चाहो तो इसको अकेले को v मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करा, यहाँ पे i इसको अज्यूम कर लिया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे इसको i मानता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बीच में इन दोनों को v माना था, v पुट किया था, देन अब मैं इसको v पुट कर लेता हूँ यहाँ पे और i वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। i की वैल्यू पुट करी 0,
0 पुट करी तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस l b टू द पावर n माइनस k और b टू द पावर k. अब it satisfy to a to the power n b to the power n? No, it's not satisfy because it's n a to the power n minus l or it's b to the power n. ये क्या हो जाएगा a to the power n माइनस l और b टू द पावर n. ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो गई. दैट्स व्हाई a टू द पावर n b टू द पावर n को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ये वाला एक केस लिया. अब एक केस ये वाला लिया था मैंने यहाँ पे देखो नीचे, इसमें क्या लिया था, b टू द पावर l b टू द पावर n माइनस k का 2 होल स्क्वायर. i इक्वल टू क्या पुट कर लिया था, 2 पुट कर लिया. वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो i इक्वल टू क्या पुट कर लिया, 2 पुट किया. 2 पुट किया तो ये जो स्ट्रिंग बनी मेरे पास में, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये a टू द पावर n b टू द पावर n को सेटिस्फाई करेगी क्या. अब इसको ओपन कर लेते हैं, काम करते हैं अपन, इसको ओपन करके देख लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा. देखो सर वहां पर a टू द पावर l आना चाहिए ना, b की पावर कहाँ l पे, की जगह. a टू द यहाँ पावर पे, n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस l है, उसके बाद उसके बाद में यहाँ पे i इक्वल टू 0 पुट कर लिया मैंने यहाँ पे. नहीं सर, टॉप नहीं पे सर, जहाँ पे ब्रैकेट्स के लिखा है ना, अंदर. टॉप ब्रैकेट्स पे के जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर a की यहाँ पावर पे l बोल रहे आना हो. चाहिए. हाँ हाँ हाँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से वहाँ पे मैंने b लिख दिया जल्दबाजी में. यहाँ पे a टू द पावर l आना चाहिए. ऑब्वियसली मैं जब ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे a टू द पावर l आएगा. करेक्ट है. इसकी वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो मैंने हटा दिया इसको यहाँ से. ठीक है, तो अब इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, a टू द पावर n माइनस l b टू द पावर 2l और b टू द पावर 2n माइनस k. ठीक है, देन b टू द पावर k. आप अपने कॉपी में अच्छे से ओपन करिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस l b टू द पावर 2l b टू, अरे यार सॉरी, यहाँ पे भी मैंने, हाँ हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, b टू द पावर 12 b टू द पावर. अब इसको जब ओपन कर रहा हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 2l माइनस 2n माइनस 2k और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b टू द पावर k. ठीक है, तो इसको ओपन किया तो कैसा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी a में गलती की थी मैंने शायद, यहाँ पे भी a वाला, एक बार वापस बताऊँ क्या, ये वाला, ये समझ में आ गया सभी लोग, किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या, बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो. सर अगर एक भी केस सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर तो सारे ही होना है ना. नहीं नहीं, एक केस भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमेशा अपन नॉट रेगुलर बोलेंगे. सारे होना अगर जरूरी मान सर लो, 2 केस लगाने हैं हमेशा. नहीं नहीं, ये एक मेथड, ये 3 केस तो मैंने अभी एग्जांपल, हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कितने केसेस बन रहे हैं. ठीक है, ये एक सर, मेथड है, मतलब 3 एक से मेथड ज्यादा और भी बता बना रहा हूँ. सकते हैं. हाँ, 3 से ज़्यादा भी केस बन सकते हैं. जैसे अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सर करते हैं. मैं फिर भी हमें मतलब कितने बनाना चाहिए, आई मीन कितने 2-3 केस सही. बनाओगे तो आंसर करेक्ट रहेगा. 2-3 केस बना दोगे तो चलेगा, ओके सर. है ना. अब जैसे इसी क्वेश्चन को एक तरीका और है करने का. ठीक है, एक तरीका क्या है कि एग्जाम्पल ले लो. क्या है क्वेश्चन, a टू द पावर n b टू द पावर n है. ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू 3 पुट कर लिया यहाँ पे मैंने, तो क्या हो गया, ट्रिपल a ट्रिपल b हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या बोला, u v और w अज्यूम कर लो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया यहाँ पे, v अज्यूम कर लिया यहाँ पे. और बहुत सिंपल फंडा है ये वाला, u v w था तो मैंने इसको यहाँ पे एग्जाम्पल n इक्वल टू 3. अब केस वन में पुट किया यहाँ पे, तो केस वन में पुट किया i इक्वल टू, सबसे पहले 1 पुट किया, 1 पुट किया तो देखो सेटिस्फाई आ रहा है यहाँ पे, ट्रिपल है ट्रिपल भी, ये i है यहाँ पे, i इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ रहा है, मतलब बिलोंग्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n, a टू द पावर n b टू द पावर n. हाँ सॉरी, ये वाला तो बिलोंग कर रहा है ना, ये वाला तो बिलोंग कर रहा है मेरे पास में, है ना, तो ये वाला बिलोंग कर रहा है, लेकिन आई इक्वल टू 2 पुट किया अपन ने, 2 सर पुट ये किया तो क्या सेकंड हो मेथड जाएगा. है क्या? हाँ, ये सेकंड मेथड है. सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या लिया, एग्जांपल ले लिया a टू द पावर n b टू द पावर n का, मतलब i इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट कर ली है यहाँ पे, n इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट करी है, a टू द पावर n b टू द पावर n है, मैंने n इक्वल टू 3 पुट कर दिया, 3 पुट किया तो मेरे पास में स्ट्रिंग आ गई, क्या है स्ट्रिंग, ट्रिपल है ट्रिपल बी. ट्रिपल बी में मैंने क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे किसी को भी u मान लिया, किसी को भी v मान लिया और किसी को भी w मान लिया, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि u और v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, u और v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. सॉरी 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 सॉरी, ज़्यादा नहीं, कम होनी चाहिए. आप लोगों को मैंने लिखवाने में शायद ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं लिखवा दिया, एक बार देख लेना. जब मैंने थ्योरम लिखाई थी
तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी ने, मैंने गलती से अगर ग्रेटर देन लिख दिया हो तो लेस देन कर लें इसको, ठीक है। यूवी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इस तरीके से देखेंगे। वैसे ये वाला फॉर्मूला इतना मैच नहीं करता, क्योंकि जब भी वैल्यू लोगे तो वो ऑब्वियसली ऐसी ही आएगी मेरे पास में, ठीक है। तो यूवी, अपन ने यूवी आज कंसिडर किया यहाँ पे। अब इसके बाद में वैल्यू पुट करना स्टार्ट की मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिपल, अब जब वैल्यू 2 पुट की तो क्या लिया, ए बी टू द पावर 2, तो और यहाँ पे लिखा है बी बी, ठीक है। इतना पार्ट लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ए बी इस वे में। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है डबल ए। तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए बी। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं चल रहा है ना, ए बी के फॉर्म में आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आ रहा है, मतलब कहने का मतलब इस स्ट्रिंग में जैसे अपन लिखते थे ना यहाँ पे ए बी का स्क्वायर या फिर ए बी का क्लोजर। तो ए बी का क्लोजर मीन्स व्हाट, ए बी के कॉम्बिनेशंस। क्या लिख रहे हैं अपन, ए बी के कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में क्या बनेगा, ए बी डबल बी। तो ये क्या हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये केस लिया है एक केस, तो यहाँ पे आप अगले केस में ले लो, यहाँ पे ये ले लिया यहाँ पे ए, इसको ले लिया यू, इसको ले लिया वी और इसको ले लिया डब्ल्यू। तो अगला केस ये बन जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आया, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या करा है यहाँ सर पे मैंने। हाँ बोलिए। सर पहला वाला सर केस तो अगर हो रहा है ना? पहला ही पहला केस हो रहा है लेकिन सेकंड नहीं चल रहा ना, ये देखो सेकंड नहीं आई चल इज रहा ना यहाँ इक्वल्स टू पे। 1 में इक्वल्स टू हो रहा है, लेकिन हाँ सेकंड में नहीं हो रहा। तो हमेशा जितने केस है उतने पूरे ट्राई करने हैं अपने को, मतलब अगर i ठीक है। इक्वल्स टू 1 से सेटिस्फाई हो रहा है तो सर i इक्वल्स टू 2 से भी करके देखना है, मतलब नहीं आगे तो सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट कर अपन केसेस ले क्यों रहे हैं, केसेस लेने का मतलब ही ये है कि अपने को सारे केसेस फाइंड आउट करने हैं कि सारे केस। सबसे पहली बात तो क्या देखना रहता है अपने को, क्वेश्चन कैसे समझ में पड़ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा कि अपने को जब भी क्या होगा, उसका ऑटोमेटा डिजाइन हो रहा है, तो अपने को सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि ये रेगुलर है ना। जब भी अपना ऑटोमेटा डिजाइन हो रहा है मतलब अपने को क्या प्रूव करके बताना है, रेगुलर है। लेकिन जब भी एन की टर्म में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। जब भी एन की टर्म में क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो वो कभी भी ऑटोमेटेड डिजाइन ही नहीं होगा उसका। क्यों, क्योंकि एन मीन्स व्हाट, एन मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का ऑटोमेटा आप डिजाइन कर ही नहीं सकते हो कभी भी, है ना। इनफाइनाइट का ऑटोमेटा कभी भी डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा इसी तरीके से देखना है हमेशा अपने को कि एन की वैल्यू कितनी पुट हो रही है वहां पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और यस। देखते हैं। चलो आप लोग ट्राई करो 1 सेकंड 2 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन कॉपी कर लेता है क्या सभी ने, लास्ट वाला, यस सर। ये वाला। देख, जिसने नहीं किया है वो कर लो, जिन लोगों ने कर लिया है वो क्वेश्चन ट्राई करो। ए टू द पावर एन बी, ए टू द पावर एन इज रेगुलर और नॉट। ये क्वेश्चन मेरा क्या है, ए टू द पावर एन बी, ए टू द पावर एन इज रेगुलर और नॉट। सर एन की वैल्यू क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा, सर एन की वैल्यू एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। एन की वैल्यू क्वेश्चन अपने पास है, अपने अकॉर्डिंग अपन एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर हाँ बोलिए बेटा। सर जैसे कोई लैंग्वेज का अगर अपन रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं तो भी वो लैंग्वेज रेगुलर ही होती है ना? नहीं नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता, ये अभी लैंग्वेज है। नहीं, ये क्या बट है अभी, जैसे कोई लैंग्वेज दे रखी है, अगर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं तो वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही होती है ना?
जब तक उसका ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं होता तब तक वो रेगुलर नहीं होती है। ओके सर। जब तक ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं होगा तब तक वो रेगुलर नहीं मानी जाएगी। हमेशा ऑटोमेटेड डिजाइन होगा तभी वो रेगुलर कंसिडर होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, सेकंड से भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, हाँ, पर फर्स्ट मेथड से करोगे तो इसमें बी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ए का और इधर वाले ए का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एन की टर्म में कौन है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, तो हमेशा ए को ही आप डिवाइड करोगे, जैसे एन ए टू द पावर एन माइनस के और ए टू द पावर के, इस टाइप से। ठीक है, सर बी कुछ भी हो सकता है या फिर सिर्फ एक सिंगल बी बी होना तो सिंगल जरूरी ही है? होगा हमेशा, बी तो सिंगल ही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो आप, बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, आपको बी की वैल्यू सिंगल लिखी हुई है, ओके तो सर। बी हमेशा सिंगल ही होगा। बी सिंगल से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी। कर लिया सभी ने क्वेश्चन सॉल्व? यस सर, रेगुलर नहीं आ रहा है। देखो वो तो 100% सेकंड है। वाले रेगुलर केस नहीं से आ करा। रहा है। हाँ देखो, रेगुलर तो 100% नहीं होगा, क्योंकि मैंने तरीका कैसे बताया आपको क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है क्या कभी भी? इस क्वेश्चन का कभी भी ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ए टू द पावर एन के टर्म में है। जब भी एन के टर्म में वैल्यू आती है तब कभी भी डिजाइन नहीं हो सकती। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में बोल देता हूँ यहाँ पे ए टू द पावर 2n, तो अब इसका ऑटोमेटेड डिजाइन हो सकता है क्या? हाँ, मैंने इस क्वेश्चन का तो ऑटोमेटेड डिजाइन करके बताया है आपको अभी। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से देखो कि ऑटोमेटेड डिजाइन हो पा रहा है या नहीं हो पाया है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का ऑटोमेटेड डिजाइन कर पा रहे थे अपन, क्योंकि ए इवन ही है, हमेशा इस वे में बन रहा है ऑटोमेटेड, यहाँ पे डिजाइन हो पा रहा था क्वेश्चन में ऑटोमेटेड डिजाइन, तो इसलिए मैं इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर पा रहा था यहाँ पे। लेकिन इसका ऑटोमेटेड डिजाइन ए टू पावर एन बी ए टू पावर एन का नहीं कर सकता, क्योंकि ये ए और ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमेशा। जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, चलो वैसे एक और ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी 99% क्वेश्चंस में रेगुलर होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा किस फॉर्म में दिया होगा, एन की फॉर्म में दिया होगा। एन फॉर्म में दिया है मतलब वो ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं होना है। ठीक है, चलिए बाकी आप क्वेश्चन आप ट्राई करना। सर ये करेक्ट है क्या? बेटा कुछ भी जैसे देख, तुमने ये क्या होगा, ए टू पावर एन बी टू ए टू पावर एन तुमने सेंड किया है क्या मुझे MS टीम पे? यस सर, अभी करा। एक सेकंड रुको। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चलता है एक्चुअली। हाँ ठीक है,
देखो यहाँ पे बी के कॉम्बिनेशन, जब भी बी को अगर आई की जगह पुट करेंगे तो बी के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते क्वेश्चन में कभी भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल वी सब्स्टिट्यूशन में बी को पुट कर दूं, वी के रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या पुट करूं, बी कर दूं, है ना, यू वी जेड है ना यहाँ पे, यू वी और जेड में बी असाइन कर लिया मैंने वी को। अब जब भी बी की पावर बढ़ाते जाऊंगा, जैसे मान लो आई इक्वल टू 3 पुट किया, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिंगल भी आ सकता है यहाँ पे, तो यहीं पे केस नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे करेक्ट है बेटा, ये भी है ना, कोई सा भी कुछ भी करो ओके आंसर सर। हमेशा हो ही जाएगा उस तरीके से। ठीक है, यस। ठीक है, तो ये एक मेथड है, एक वो पुरानी मेथड थी, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं। एक टॉपिक और है एप्लीकेशन ऑफ, ये भी होमवर्क में लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मत लिखो, रेगुलर एक्सप्रेशन। सबकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए अपने को, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा, इनकी एप्लीकेशंस क्या है ये आप लोग लिख लेना। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट एडिटर जो बनता है उसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर होता है कंपाइलर में, आपने जो पीपीएल में पढ़ा है ना पीपीएल सभी ने, लेक्सिकल एनालाइजर है, उसमें आपका किसका यूज होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जब अपन वहाँ पे ऐसा करते हैं, आईडी प्लस एग्जाम्पल सॉल्व किया था वहाँ पे, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी किया होगा आपने वहाँ पे, है ना, तो ये आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी जो है ये किस फॉर्म में आ रहा है, हमेशा लेक्सिकल एनालिसिस के फॉर्म में ही ये इसको यूज करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन ही है बेसिकली अपना, क्या है ये, रेगुलर एक्सप्रेशन ही है यहाँ पे। ठीक है, और एक टॉपिक और है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टू वे पीडीएफ। ये भी आता है एग्जाम में, टू वे पीडीएफ। तो बेसिकली पीडीए नहीं, टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा, टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत सिंपल होता है। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग कैसे चलती है, ये मेरी इनपुट टेप है अभी, जहाँ पे अपन इनपुट पुट करते हैं, ये फाइनाइट कंट्रोल है मेरे पास में यहाँ पे, ये फाइनाइट कंट्रोल है यहाँ पे। ठीक है, ये एंड मार्कर है यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट है मेरे पास में। ऐसा कुछ डायग्राम मैंने इनिशियली बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये इनपुट टेप हमेशा क्या चलती है, हमेशा फाइनाइट कंट्रोल कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट मूव करता है हमेशा। ये किसका है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट है ये वाला। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे मेरे पास में स्ट्रिंग है, ये Q0 स्टेट है, तो Q0 से मेरे पास में 4 इनपुट है, 4 टाइम्स ऑफ ए, तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए यहाँ पुट हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे Q0 से अपन A इनपुट अप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा फिर अपन उस पर, मान लो Q1 आया तो Q1 पे फिर A अप्लाई करेंगे, देन फिर आंसर आया मेरे फॉर एग्जांपल Q2, तो Q2 पे फिर अपन A अप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा मेरे पास आया था फॉर एग्जांपल Q3 पे फिर A अप्लाई करेंगे, तो आंसर आया Q4, मान लो ये आंसर आया मेरे पास में। तो इसका आंसर इस तरीके से निकालते थे। तो ये जो मशीन थी ये हमेशा कैसे मूव कर रही थी, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही थी, हमेशा कैसे मूव करती है, लेफ्ट टू राइट मूव करती है। ठीक है, लेकिन ये मशीन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव कर पा रही थी, है ना। तो टू वे पीडीए क्या करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों मूव कर पाता है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ से अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया है, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया है तो हमेशा फिर एंडिंग तक राइट में जाएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन की मैं स्ट्रिंग जो रीड करने का तरीका है वो लेफ्ट टू राइट मूव रीड कर सकता हूँ। जैसे मैं इस स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अभी मेरे पास में स्ट्रिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग चेंज कर लिया मैंने, डबल है डबल भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये जो नॉर्मल ऑटोमेटा में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बट जो टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें लेफ्ट टू राइट मूव भी पॉसिबल है और डबल ए भी पॉसिबल, मतलब जस्ट इसका रिवर्स फॉर्म, है ना। तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, मतलब अगर इसको इस तरीके से लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, Q0 देन यहाँ पे डबल ई डबल बी, तो सबसे पहले कौन सा इनपुट चलेगा, सबसे पहले कौन सा इनपुट चलेगा, बी, देन फिर बी, देन फिर ए, देन ए।
तो हमेशा राइट टू लेफ्ट भी मूव हो सकता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा राइट टू लेफ्ट। ऐसा नहीं, स्विच नहीं कर सकते कि पहले लेफ्ट टू राइट चले गए देन फिर लेफ्ट टू लेफ्ट चले गए, है ना। हमेशा डायरेक्शन एक ही होगा, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है P2 वे पीडीए। इस पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है सभी को। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसमें आपको पूरी मेथड बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे इतने टपल्स होते हैं, ये होता है वो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर वो पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता हो तो पूछ लेना। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है, पर फिर भी तुम कर लो, कभी क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए ना सारे, आर्डिनेंस थ्योरम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा, इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो आज मैं कवर कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कुछ कंफ्यूजन लगता हो तो पूछ लेना। ठीक है, टू टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो ऑटोमेटा डिजाइन है मेरे पास में, और अपने को फाइंड आउट करना है कि दोनों ऑटोमेटा सेम है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है, इक्विवेलेंस चेक करना है कि दोनों ऑटोमेटा इक्वल है या नहीं है। क्योंकि कई बार अपन क्वेश्चन को देखने पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि दोनों ऑटोमेटा इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये डी है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग डायग्राम डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी ने डायग्राम कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, तो थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड है। तो मैं फर्स्ट वाला डायग्राम यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में देखिएगा सभी लोग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे आता भी नहीं है क्वेश्चन, पर कभी बाय डिफॉल्ट आ जाए तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है,
अपने को स्टेट लगा, यहाँ पे टेबल डिजाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेट, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, दोनों इनपुट में सेम है, दोनों में सी और डी, और इनिशियल स्टेट दोनों ऑटोमेटा की ले लूंगा। तो पहले की इनिशियल स्टेट क्या है, Q1 है, और दूसरी की इनिशियल स्टेट क्या है, Q4 है। ठीक है, अब Q1 Q4 पे C देने पे क्या इनपुट आ रहा है, Q1 पे C देने पे क्या आ रहा है और Q4 पे C देने पे क्या आ रहा है, बताओ। Q1 पे C देने पे क्या आ रहा है, Q1 पे C देने पे क्या आ रहा है और Q1 पे D देने पे क्या आ रहा है, Q1 Q1, और Q1 पे Q4 पे C देने पे क्या आ रहा है, Q4। मुझे शो रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, Q4। Q1 पे D देने पे क्या आ रहा है, Q1 पे D पुट करने पे क्या आ रहा है मेरे पास में, और Q4 पे D पुट करने पे क्या आ रहा है, Q4 पे D पुट करने पे आ रहा है Q5, और Q1 पे D पुट करने पे Q2 Q2 Q2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आंसर सेम आया है, यहाँ पे सेम मीन्स व्हाट, जिसको अपन ने एज ए स्टेट यूज किया था यहाँ पे। यहाँ पे Q1 Q4 को एज ए स्टेट यूज किया था, यहाँ पे Q1 Q4 एज इट इज आउटपुट आ गया, लेकिन एक आंसर डिफरेंट आया है, तो जो डिफरेंट आंसर आया है उसको यहाँ पे एज ए स्टेट ले लूंगा। यहाँ पे अगेन क्या करना है, इन दोनों आंसर में से एक आंसर हमेशा क्या आएगा, मैच करता हुआ आएगा। तो एक आंसर जो है उसको एज ए स्टेट यूज कर चुका हूँ मैं, जो सेकंड आंसर आया है उसको मैंने यहाँ पे एज ए स्टेट यूज कर लिया, यहाँ पे Q2 Q5। तो Q2 Q5 पे अपन ने C इनपुट प्रोवाइड किया है, तो Q2 पे C इनपुट दिया तो आंसर क्या आया, और ऐसे दोनों का स्टेट का आंसर लिखो। जैसे Q2 और Q5 पे D इनपुट दूंगा, Q5 पे D दिया तो क्या आया है, Q4 यहाँ पे, और यहाँ पे Q2 पे जब Q5 पे C दिया तो क्या आया, Q6 आया है यहाँ पे। जल्दी से इसके आंसर बताओ आगे वाले। फास्ट बताओ, Q2 Q5 पे अपन ने C और D दिया तो आंसर क्या क्या आया, Q3 हेलो। Q6 Q3 Q6, और ये वाला कौन ये क्या आया है, Q1 Q1 आया Q4 है ना। तो Q1 देखो, Q1 एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं अपन यहाँ पे, तो अपन Q3 Q6 को एज ए स्टेट ले लेंगे यहाँ पे, Q3 Q6 को एज ए स्टेट लिया, तो Q3 Q6 को एज ए स्टेट लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है देखो, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से करो फास्ट, सभी लोग कर लो। यहाँ पे आंसर आ रहा है Q2 Q7, मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को, और यहाँ पे आ रहा है Q3 Q6। तो देखो Q3 Q6 को एज ए स्टेट ले चुके हैं अपन यहाँ पे कोई सी भी एक स्टेट में लेना है, जैसे Q1 Q4 को यहाँ पे लिया हुआ था, Q3 Q6 को यहाँ पे लिया हुआ है, Q2 Q7 को लिया है क्या, नहीं लिया, तो Q2 से Q7 को लेता हो। जब तक करते जाएंगे जब तक कि एक स्टेट अननोन मिलती जाएगी अपने को, है ना, और एंड कब हो जाएगा, जब दोनों स्टेट अपने को नोन मिल जाएगी। ठीक है, तो Q2 Q6 पे, सॉरी Q2 Q7 है यहाँ पे, है ना, ये Q2 Q7 को एज ए स्टेट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो Q2 Q7 को लिया तो क्या आ गया, Q3 Q6, और ये क्या है यहाँ पे, Q1 Q4। देखो सभी लोग आंसर निकालिए, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। देखो Q3 Q6 एज ए स्टेट ले चुका हूँ, ये लिया यहाँ पे, और Q1 Q4 को भी एज ए स्टेट ले चुका हूँ, मीन्स बोथ फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट, लिख लेना पूरा, बोथ फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट। क्या करते जाना अपने को कि दोनों में से एक स्टेट जो होगी वो नोन मिलेगी और एक स्टेट अननोन मिलेगी, तो जो अननोन स्टेट मिली है उसको एज ए स्टेट यूज कर लेंगे, या अननोन जो आउटपुट आया है इसको एज ए स्टेट यूज कर लिया, फिर आंसर चलाते गए, फिर अननोन जो मिली उसको फिर एज ए स्टेट यूज कर लिया, जब तक करते जाएंगे कि दोनों नोन न मिल जाए, दोनों स्टेट अपन एज ए स्टेट यूज करना चुके हो तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q3 Q6 और Q1 Q4 दोनों ही यूज कर चुके हैं अपन, तो मतलब ये क्या है, बोथ फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट। कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और जिसमें दोनों स्टेट अननोन मिल जाएं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या लिख देंगे वहां पे, बोथ फाइनाइट ऑटोमेटा आर नॉट इक्विवेलेंट। समझ में आया, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, सर यही क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। ओके। जैसे अगला क्वेश्चन है यही वाला है कि जिसमें दोनों, जल्दी से सॉल्व कर लो, जिन लोगों को जिनका हो गया है कॉपी कर लिया है उन्हें जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Q1 C Q3 T देन Q2 D, और यहाँ पे है D, और यहाँ पे है C
देन यहाँ पे भी सी, ये फर्स्ट ऑटोमेटा डिजाइन किया। अगला क्वेश्चन है Q4, ये है सी इनपुट, यहाँ पे है अगेन सी, देन Q7, देन Q5 यहाँ पे है मेरे पास में, ये है डी, यहाँ पे है सी, और यहाँ पे अगेन है मेरे पास में सी, है ना। देन लास्ट वन क्या है यहाँ पे Q6, ये है सी, ये डी, और यहाँ पे है डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। मेरे ख्याल से कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आपको कुछ कंफ्यूजन जैसा लग नहीं रहा होगा क्वेश्चन में इसमें। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक मिनट में सिलेबस ओपन कर रहा हूँ। देखो मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल होगा सभी को। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला लास्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सर ये इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, इक्विवेलेंट नहीं है, वो तो आपको खुद को आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कीजिए बस इसको। मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों कंप्लीट हो गई हैं पूरी। ठीक है, 2 मिनट अपन सिलेबस और देख लेते हैं, ऐसा कुछ रिमेनिंग होता है अपन उसको और देख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्न से अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट के बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, मैं आपको चैनल भी शेयर कर दूंगा। तो जैसे कभी आपका कुछ मिस होता है और आपको लगता है कि हमको वीडियोस देखना है, तो आप वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर में चलो क्वेश्चन कॉपी कर लिए सभी ने। और किसी को कुछ इश्यू तो नहीं है किसी रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑन एनीथिंग एल्स? आप लोग को अगर कुछ इश्यू है तो आप सबसे पहले मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग हैं जिनको पासवर्ड मिल गए हैं एग्जाम के लिए, आपके जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसके लिए पासवर्ड की प्रॉब्लम आई थी 4 स्टूडेंट के, उनकी तो सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, लेकिन बाकी और कोई ऐसा है जिसके पास पासवर्ड नहीं हो? देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये जो नहीं हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो आपको देखो एक इसमें वो ग्रामर वर्ड दिख रहा है, ये नहीं हुआ है अभी। ठीक है, देन सिंप्लीफाई नोटेशंस, ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, ऑटोमेटा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। माइल्ड नैरो थ्योरम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर, ये अपन ने अभी सॉल्व किया है। ठीक है,
डेफिनेशन ऑपरेटर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, देयर प्रेसिडेंस एल्जेब्रिक लॉ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। लॉज जो अभी हाल मैंने बताए हैं आप लोगों को वही हैं, क्लीन थ्योरम, ठीक है, क्लीन क्लोजर जो बताया है वो, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा ये भी अपन कर चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, और डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन, आर्डेन थ्योरम, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, रेगुलर लैंग्वेज, ये कर लेना आप लोग, ये एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा, ठीक है, ये मैंने नहीं कराया आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज हो गया, डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, इसमें बहुत सारी ये डिस्टेंस प्रॉपर्टी और बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, जो अभी प्रॉपर्टी बताई है अभी एल्जेब्रिक लॉ आपको बताए नहीं है मैंने, पर एल्जेब्रिक लॉ बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस नल इक्वल टू कभी भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा, जैसे ये बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। देन फिर रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू नल हमेशा क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस आइडेंटिटी क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे लॉज है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं उसमें, 4-5-6 लॉ हैं वो, है ना। फिर उसके बाद में मिले मुरे हो गया, इक्विवेलेंस ऑफ मिले मुरे, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बोला कि आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ कंफ्यूजन है क्या जो आपको नहीं समझ में आया हो? जो मैंने छोड़ी है वो चीज़ बहुत इजी है, एक तो छोड़ी एप्लीकेशन छोड़ी है, ठीक है, ये अभी मैं कराऊंगा ग्रामर आपको, ग्रामर नेक्स्ट यूनिट है, एक्चुअली ग्रामर इसलिए छोड़ी क्योंकि ग्रामर 3rd यूनिट का पार्ट है, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक लॉ छोड़े हैं, ऐसा कुछ है नहीं एल्जेब्रिक लॉज में, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ वैल्यू है कि रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस नल इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू नल, ऐसे 2-3-4 और लॉज हैं, देख लेता हूँ कभी आपको लिखवाने जैसे हैं क्या, वो लिखवाने जैसे है नहीं वैसे कुछ उसमें। एक मिनट रुक जाओ। देख लो ना, डायरेक्ट नेट बता देता हूँ आप लोगों को मैं। अरे यार, ये देखो, ये लॉ में बता रहा था ना आपको, ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए स्टार होता है, फाई का स्टार इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। जैसे एल्जेब्रिक लॉज के असर्टिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, अपन ने पढ़ रखा है सभी ने, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ा है ना, ए प्लस बी इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ, देन आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस नल इक्वल टू ए प्लस नल। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है यहाँ पे, ये देखो, ये रहा, ये देखो, ए इंटू नल और ए इंटू नल क्या होगा, ए होगा, और ए प्लस नल और ए प्लस नल इक्वल टू क्या होगा, ए होगा यहाँ पे, ठीक है। देन फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, क्लोजर लॉज। तो ये लॉ आप लिख लेना, मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ रखे हैं बहुत बार लॉ, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, डी मॉर्गन्स लॉ सभी को पता है, ठीक है। तो ये लॉज में मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लॉ लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है ना, इनका कोई यूज नहीं है बेसिकली, बस यूज सिर्फ इसका आता है नॉर्मली, सिर्फ इस वाले लॉ का यूज आता है, बाकी ऐसा कोई यूज नहीं आता है। ऑब्वियसली अपन ए प्लस बी को बी प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, अपने को सभी को पता है। तो ये एसोसिएटिव हो गया या कम्यूटेटिव हो गया, ये ना, ये लॉ कोई बेसिकली मैटर नहीं करते हैं अपने लिए इतने, ठीक है। यहाँ पे टीओसी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे इनका, ठीक है। तो ये आप लॉज आप देख लेना,
बाकी और कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर अगर आप लोग बोलो तो मैं आपको एक ट्यूट में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक लेक्चर, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको, तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में वो सभी लोग पहले आइडेंटिफाई करके रख लें अपनी प्रॉब्लम्स, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी ने सभी टॉपिक निकाली, जैसे एक ने बोल दिया मुझे आर्डेंस थ्योरम समझ में आ रही है, एक बोल रहा है मुझे मिनिमाइजेशन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है ना। पहले अपने को रीड करना है प्रॉपर, और जो नहीं समझ में आता वो पूछना है, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट में मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। किसी को कुछ लग रहा है टॉपिक क्या कि अपने को सर ये वाला टॉपिक रिपीट करना चाहिए तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग देखिए एक बार सभी लोग फर्स्ट और सेकंड यूनिट का रिवीजन कर लीजिए पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन देखते हैं, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा ट्यूट में कन्वर्ट, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स होगी तो अपन एक ट्यूट में कन्वर्ट करेंगे लेक्चर, अदरवाइज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग लीव कर सकते हैं अभी लोग सभी लोग, ठीक है। ये एल्जेब्रिक लॉ लिख लीजिएगा आप, ऐसे वैसे आते कभी नहीं है पर फिर भी तुम लोग सिलेबस में दे रखे हैं, दैट्स वाई लिख लेना उसको, ठीक है।